ये आएगा 13 मेरा तो नाम करना है। नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अंतर्गत पाठ नंबर 5 सुनो और गुनो, यह दोहा या कविता हम यहाँ पर देख रहे थे। देखो इसके कवि गोपाल दास सक्सेना, कवि नीरज। देखो दोहो काव्य लेखन की प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। दो पंक्तियों में कवि सहज ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने, वृक्षों को न काटने तथा दुर्जनों की संगति से बचने आदि अनेक बातों की सीख दे रहा है। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहा, उसका नाम क्या है? सुनो और गुनो। और उसकी कवि कौन है? गोपाल दास सक्सेना, कवि नीरज। तो देखो हम एक बार यह दोहा पढ़ चुके हैं, आपने सुना होगा। और एक बार मैंने लिखकर कापी में लिखकर उसका फोटो निकालकर व्हाट्सएप नंबर पर भेजने बोला था, तो अभी तक इसका नहीं आया है। तो देखो शुरू में हम शब्दार्थ देखेंगे, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। इधर मुझ धार यानी नदी के बीच में, धार के बीच में, पतवार यानी क्या? देखो नाव में पीछे की ओर लगी हुई वह तिकोनी लकड़ी जिससे नाव को इधर उधर मोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? पतवार। सागर यानी समुद्र, घोर यानी भयंकर विकराल, घना यानी बहुत अधिक, खद्योत यानी जुगनू, सत्कार, सम्मान, अवगमत, वार यानी प्रहार, दूरभाष यानी टेलीफोन, प्रचार यानी प्रचलन, ज्ञानी यानी ज्ञानवान, दुर्जय यानी दुष्ट बुरा आदमी, मणि यानी रत्न, घनश्याम यानी श्री कृष्ण, मसलना यानी अंगुलियों से दबाते हुए रगड़ना, मलना, खुशबू यानी महक, सुगंध, पूज्य यानी पूजा करने योग्य, व्यवसाय यानी कार्य व्यापार, धंधा यानी रमना यानी लीन होना, समय यानी मिल जाता है। उसके बाद देखो जीवित यानी जिंदा, जीवित यानी क्या? जिंदा, तत्व यानी वास्तविक बात, अमरत्व यानी चिर जीवन, कभी न मरना, दिन बने हजार यानी एक दिन महत्वपूर्ण हो, अहंकार यानी घमंड, निभना यानी संबंध ठीक तरह से चलना, प्रभात यानी सुबह, वंदना यानी स्तुति, शीश यानी सिर, चाह यानी छाया, बाह यानी यहाँ अर्थ, दाल, छाया यानी क्या होता है? दाल। तो इसी तरह यहाँ पर देखो शब्दार्थ हम दे चुके हैं। अब देखो कविता का भावार्थ यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करने वाले? समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में सुनो और गुनो, इस जो दोहा दिया है इसमें क्या अर्थ दिया हुआ है वो हम अब देखने वाले। इसकी कवि कौन है? गोपाल दास सक्सेना, कवि नीरज। एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि यद्यपि आज वह असक्त है और इस मुझधार में पड़ी हुई है, आज उसका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है, पर उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया। देख यानी कि यहाँ पर अर्थ किया हुआ है कि एक टूटी फूटी नाव पानी के धार में लगी हुई है, लेकिन उसकी कीमत पहले कैसी थी? हजारों लोगों को उसने क्या किया था? नदी के पार किया था। लेकिन आज क्या कर रही है? उस नाव की कोई चीजें खराब हो चुकी हैं और वो काम नहीं कर रही है। समझ में एक बात, तुम्हारी बात ध्यान में आ रही है? देखो कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो आज विपन्न अवस्था में है, उसका कोई मददगार नहीं है। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की थी और उनका जीवन सुधारा। तो देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है एक नाव का, टूटी फूटी नाव जो है कि हजारों लोगों को नदी पार कर चुकी थी और आज उसकी मदद के लिए कोई भी वहां पर नहीं है। ठीक उसी तरह देखो बहुत सारे लोग दुनिया में रहते हैं जो हजारों लोगों को मदद करते हैं, लेकिन जब उसका समय आता है, जब उसका बुरा समय आता है, तब जाकर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है तुम्हारी बात? देखो समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है और वो सम्मान सत्कार पाने लगता है। देखो जब चारों ओर घना अंधकार छाया हो और कहीं से भी प्रकाश के आने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में जुगनू के जुगजुगाते हुए प्रकाश का भी महत्व मिलने लगता है। देखो
बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ आपको, देखो सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है, किधर भी उजाला नहीं है, लेकिन वहां पर जुगनू कीड़ा जो रहता है, चमकीला कीड़ा, वो आने की वजह से उसको भी महत्व यहाँ पर प्राप्त होता है। देखो कवि के कहने का अर्थ है कि जहां बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहां समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति की भी पूजा होती है। ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य समझे जाते। बात समझ में आ रही है आपके? तो देखो यहाँ पर बहुत सारे होशियार बुद्धिमान व्यक्ति आकर जा चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर मौजूद न होने के कारण एक मामूली इंसान भी आकर वहां पर सम्मान ले जाता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ दिया हुआ। देखो आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी धाती होती है, वह उसे विकृत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन दूरदर्शन के लोगों के घर में प्रवेश कर और संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुपचुप ढंग से लोगों की संस्कृति पर प्रहार कर उसे विकृत कर दिया है। देखो यानी पर टीवी के आने की वजह से, कंप्यूटर के आने की वजह से वहां पर सीरियल वगैरह ऐसे यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह दिखाकर लोगों की संस्कृति बिगाड़ने का काम यहाँ पर टीवी कर रहा है। ऐसा यहाँ पर कवि को यहाँ पर कहने का। कवि कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष यानी विशेष रूप से मोबाइल का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद हो चुके हैं। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं, पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। पहले क्या करते, एक दूसरे से संवाद साधने के लिए या फिर एक दूसरे की बातें जानने के लिए क्या करना पड़ता था? पत्र लिखना पड़ता। अब पत्र लिखने की कोई आवश्यकता है क्या? अब मोबाइल आ चुका है, मोबाइल पर व्हाट्सएप आ चुका है, चैटिंग हर एक के पास मोबाइल आ चुका है। इसकी वजह से हर एक लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं या फिर मैसेज करते हैं या फिर डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या था? पत्र था, पत्र लिखा करते थे, पत्र 8 दिन के बाद घर पर पहुंचता था, उसके बाद वो उसका जवाब लिखकर वापस से पत्र भेजता था। वहां पे वो उसका जवाब आने को हर 8 दिन या फिर 8 और 8 15 दिन लगते थे कि उसका जवाब पाने के लिए 15 दिन लगते थे। पहले पत्र भेजना पड़ता था, बाद में उसका जवाब आने को वापस 8 दिन, जाने को 8 दिन और आने को 8 दिन, ऐसा 15 दिन जाते, तब जाकर क्या होता था, वहां पर उसका जवाब मिलता। अब वैसा है क्या? नहीं, झटके से नंबर दबाया, फोन लगाया, बात खत्म। ठीक है, बात किसी से भी आप कहाँ भी बैठकर एक दूसरे देश में हम यहाँ पर बैठकर व्हाट्सएप के जरिए या फिर फोन के जरिए हम बात कर सकते हैं। किसकी वजह से आ चुका है? ये मोबाइल की वजह से ये सब चीजें यहाँ पर आ चुकी है। ऐसा इस दोहे में बताया गया है। दोहे का नाम क्या है? सुनो और कवि का नाम क्या है? गोपाल दास सक्सेना, कवि नीरज। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे के जो कविता का जो अर्थ है, जो दोहे का जो अर्थ है, वो हम कल के वीडियो में, कल के पाठ में देखेंगे। ठीक है।